हेलो, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड रूल्स का पालन कर रहे होंगे, वैक्सीनेशन लगाने की तैयारी में होंगे या लगवा लिए होंगे। फिनसेक विजन का यह पहला एपिसोड है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आगे के वीडियोज़ में हम लोग पूरे फाइनेंशियल मार्केट के जानकारियों को लेकर हाजिर होंगे। आपको बताएंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कैसे और किस तरह से चलता है। उम्मीद है यह जानकारी आपके जीवन में कुछ न कुछ इनकम और अर्निंग को बढ़ाने में मदद करेगी। तो आइए, स्वागत है आपका एपिसोड 1 में, फिनसेक विजन एपिसोड 1 में। आइए, तो इस एपिसोड में सबसे पहले बारी आती है गुरु मंत्र का। तो आज का गुरु मंत्र क्या है? तो आज का गुरु मंत्र है, बूझ के बाजिए, बाज के मत बूझिए। यह एक कहावत है, यह कोई गुरु मंत्र नहीं, लेकिन एक कहावत है ये, जो बुज़ुर्गों ने, खास करके बिहार यूपी में यह एक प्रचलित कहावत है, बुज़ुर्गों ने अपने घरों में लोगों को सिखाया, बताया। इसका मतलब है कि आप कोई भी काम करने से पहले उसे समझिए, न कि पहले काम में उतर जाइए और तब उसे समझिए। काम करने का तरीका, जैसे बिजनेस भी हम करते हैं, हमारे पूर्वजों ने सिखाया होगा, कई लोगों के घर में लोगों ने देखा भी होगा कि उन्हें बिजनेस करना है तो उनके घर के जो बड़े हैं वो कहते हैं, पहले अगर आप कपड़ा का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो पहले किसी कपड़े दुकान में जाके आप नौकरी कीजिए, काम सीखिए। इसका मतलब है कि अगर आप काम सीखेंगे तब आप अगर बिजनेस में जाएंगे तो आप बिजनेस में सक्सेस पाएंगे। तो बूझ के बाजिए का मतलब यही है कि पहले समझिए और तब उसमें इन्वॉल्व होइए। यानी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, देन इन्वॉल्व इनटू इट। और बाज के मत बूझिए मतलब पहले इन्वॉल्व मत होइए, बाद में समझने का कोशिश मत कीजिए। यानी पहले आप खो दिए हैं, पहले सब कुछ चला गया है और बाद में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, तो हमें इस गलती से बचना है। आज का गुरु मंत्र, बूझ के बाजिए, बाज के मत बूझिए। उम्मीद है गुरु मंत्र आपको अच्छा लगा होगा और इसे हम लोग बुजुर्गों सुने हैं तो कहीं ना कहीं से अपने जीवन में इस्तेमाल करना भी चाहिए। अब हमें अगले पड़ाव की तरफ चलना है, जो कि है ज्ञान ज्योति, यानी लाइटनिंग द नॉलेज। तो अगले पड़ाव में हम चलते हैं और समझते हैं आज के एपिसोड का जो मुख्य भाग है, यानी नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कैसे है। आज के एपिसोड में हम लोग क्या लेके आए हैं, चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों, फिनसेक विजन के लाइटनिंग द नॉलेज सेक्शन में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का कुछ नॉलेज लेते हैं। आइए, लेट्स मेक अ मूव। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किन स्टेप्स को चलेंगे, कैसे स्टेप्स हम आगे बढ़ाएंगे कि हमें हमारा जो टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, एक अच्छा इनकम प्राप्त करने का, एक टाइम पीरियड के बाद एक अच्छा अर्निंग लेने का, तो ये कैसे पूरा होगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। हम इस स्टेप्स को देखें। हर सारे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सारे लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तब कहीं जाके वो एक अच्छा अर्निंग प्राप्त कर पाते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने माइंड को सेट कीजिए, अपने माइंड को इस रेडी कीजिए कि मुझे इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, मुझे पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मुझे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है। साथ साथ खुद को इतना मोटिवेटेड रखिए कि कोई आपको निराश ना कर पाए, कोई आपके अंदर निगेटिविटी ना डाल पाए। अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिवनेस के साथ रखिए। आपके अंदर पॉजिटिवनेस पूरा बरकरार होना चाहिए, हमेशा तैयार रहने चाहिए आप मार्केट को लेके, या जिस भी चीज़ में आप डाल रहे हैं, जैसा भी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप डाल रहे हैं। दूसरा काम होता है कि हमें प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए। जिस भी चीज़ में हम एंट्री करने जा रहे हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं, जिस भी सेक्टर में जा रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज, पूरा नॉलेज हमें लेना चाहिए। जैसे बैंक में हम एफडी करने जा रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि एफडी जो है वो कितने समय का होगा, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कैसा बैंक है ये, क्या रिस्क फैक्टर्स है, सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम नॉलेज ले लेते हैं तब हमें टाइप चुनना चाहिए कि हमें किस सेक्टर में जाना है। क्या हमें कैपिटल मार्केट में जाना है, क्या हमें बैंकिंग सेक्टर का इस्तेमाल करना है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। साथ साथ जब हम टाइप डिसाइड करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस पूरे सेक्टर में क्या आपका रिस्क फैक्टर्स हैं। हर सेक्टर में एक रिस्क फैक्टर होता है, इवन सेक्टर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें भी रिस्क फैक्टर होता है।
तो हमें उसे भी ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमारे जो सेक्टर है उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। जब हम सेक्टर डिसाइड कर लें, रिस्क फैक्टर को समझ लें, तब हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या टाइप है। जैसे हमने बैंकिंग सेक्टर को सपोज़ किया, चुना कि हम बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो बैंक में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास आरडी है, एफडी है, बॉन्ड्स है, क्या है हमारे पास, उन्हें हमें चुनना पड़ेगा। उनमें हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, कौन हमें बेटर रिटर्न देने वाला है, ये हमें चुनना पड़ेगा। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस इंस्ट्रूमेंट को चुनेंगे, तब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितने समय के लिए उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखने वाले हैं, या कितना समय हम उसमें देने वाले हैं, कितना समय तक हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमें लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हम एक बार में कर रहे हैं लेकिन हमें लंबे समय तक इंतजार करना है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि टाइम ड्यूरेशन क्या लगने वाला है, या क्या टाइम ड्यूरेशन मैं चूज़ कर रहा हूँ। कई जगह पे चूज़ करने के भी ऑप्शंस होते हैं, तो वो भी हमें देखना है। बैंक में भी अगर आप एफडी करते हैं तो उसमें भी कई टाइप्स होते हैं, 5 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, अलग अलग टाइप के होंगे। तो हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स में से अपने टाइम ड्यूरेशन को चूज़ करना होगा, या फिर हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितने लंबे समय तक हम करेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तब हमारा अगला फेज़ आता है, वो है कि हम जब इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, कहीं पे हमने पैसा लगा दिया है, तो हमें उसे रेगुलर वॉच करना चाहिए। या अगर वो एक टाइम ड्यूरेशन का है, सिक्योर्ड एरिया है, या मुझे लगता है कि नहीं बैंक में तो कोई वॉच करने का ज़रूरत नहीं, रोज़ रोज़ जाके वहाँ पूछने से कोई दिक्कत, माने उन लोगों को ही प्रॉब्लम होगा और कोई मुझे बहुत बड़ा जानकारी भी नहीं मिलने वाला है, तो वैसे जगहों पे हम पेशेंस रख सकते हैं। हम उस टाइम पीरियड को, उस ड्यूरेशन को ध्यान में रखेंगे कि 5 साल का है तो 5 साल बाद हम बैंक जाएँ और अपना जो भी हमारा डिपॉजिट है वो निकाल लें। या कहीं ऐसे जगहों पे लगाएं जहाँ लगातार वॉच करने की ज़रूरत है, तो हमें वहाँ पे रेगुलर वॉच भी करना चाहिए, जैसे शेयर बाज़ार है, कमोडिटी मार्केट वगैरह। जब ये सारा स्टेप्स हम प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, तब कहीं जाके हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, एक अच्छा अर्निंग मिलती है, एक अच्छा ग्रोथ मिलता है। तो इन स्टेप्स को हम लोग रेगुलर फॉलो करें, अपने जीवन का या फाइनेंशियल लाइफ का एक हिस्सा बना लें, तो हमें एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम लोग जानते हैं कि पूरा ये सेक्टर है क्या, आखिर ये पूरा फाइनेंशियल सेक्टर क्या है। तो इस पूरे एरिया को, जो भी जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो लोग भी इसमें सर्विसेज दे रहे हैं, ये सारी कंपनियाँ, सारा सर्विसेज, सारा चीज़ फाइनेंशियल सेक्टर कहलाता है। ये सब मिल के टोटल ये सारा चीज़ फाइनेंशियल सेक्टर कहलाता है। इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक्स हो, आपका बॉन्ड्स हो, आप गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो, जो भी आप जैसा भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, सारा का सारा मिल के क्या कहला रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर कहला रहा है। जो लोग दे रहे हैं सर्विसेज और जो लोग ले रहे हैं, वो सब फाइनेंशियल सेक्टर के हिस्सा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर को हम लोग 3 भाग में जनरली बांटते हैं। पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट और तीसरा फाइनेंशियल सर्विसेज। आइए जानते हैं इसके बारे में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? वैसे इंस्टीट्यूशंस जो फंड्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक से, और उसे लगाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, ऐसे एसेट्स में जिसमें लगा के वो भी कुछ कमाते हैं और बदले में आपको भी एक अच्छा रिटर्न देते हैं, है ना। जैसे वो कई प्रकार के डिपॉजिट्स करते हैं, लोगों में लोन बांटते हैं ताकि लोन से वो कमाएं और बदले में आपको भी रिटर्न मिले, बॉन्ड्स इशू करते हैं। इस तरह से कई प्रकार से वो पैसे को मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे काम को करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट हम उन्हें कहते हैं जहाँ पे बायर और सेलर चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कमोडिटीज़, जैसे शेयर, है ना। इन चीज़ों का, चाहे गोल्ड, ऐसे चीज़ों का वो जहाँ पे लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वैसे मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। जैसे शेयर बाज़ार है, कमोडिटी मार्केट है, करेंसी मार्केट है, ये सब जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है? तो फाइनेंशियल सर्विस उन सर्विसेज को कहते हैं जैसे बैंक जो आपको देती है, जैसे क्रेडिट कार्ड की सेवा हो गई, चाहे आपको फाइनेंस कंपनी जो है कंज्यूमर्स को अलग अलग टाइप से फैसिलिटीज़ देती है, जैसे डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया उन्होंने, चाहे डेबिट नोट दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ, चाहे कोई फंड्स में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया आपको, है ना, या इंश्योरेंस के तरीके से आपको सर्विसेज दिया। तो ये जो कंपनियां अलग अलग सेवाएं देती है, इंश्योरेंस की सेवा हो गई, क्रेडिट कार्ड की सेवा हो गई, ये सभी सेवाओं को फाइनेंशियल सर्विसेज हम कहते हैं। यानी वो सेवाएं जो आप फाइनेंशियल सेक्टर से लेते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर आपको देते हैं या आपके लिए बनाए हैं या आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बनाए हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल सर्विसेज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में। तो हम देख रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 2 भाग में बांटा जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 2 भाग है, पहला है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, दूसरा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन।
बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वो जहाँ बैंक का काम होता है, बैंक जिन चीज़ों को करती है, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव यानी सहकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फॉरेन बैंक यानी वैसी बैंक्स जो विदेशों में कारोबार कराती है अपना। और कॉमर्शियल बैंक्स भी आज के डेट में दो प्रकार की अगर हम लोग देखें तो प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे आपका एक्सिस है, HDFC वगैरह, या फिर पब्लिक बैंक्स जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हैं। और एक भाग होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक जैसा ही काम करता है, जो आपको फाइनेंस की सुविधा भी देता है, छोटे मोटे डिपॉजिट्स भी कराता है, जैसे धानी है आजकल, चाहे आपका जो श्रीराम फाइनेंस है, टाटा मोटर फाइनेंस है। दीज आर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये नॉन बैंकिंग है लेकिन बैंकिंग जैसे ही सुविधा आपको देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज़रा फाइनेंशियल मार्केट को। ये क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना। तो फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार से काम करता है, एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यानी जिन चीज़ों के लिए सारे सिस्टम बने हुए, सारे नियम बने हुए हैं, जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं तो उसके लिए कोई वहाँ रेगुलरिटीज़ बॉडीज़ हैं, तो वैसे जगहों को हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। लेकिन जो जैसे चिट फंड कंपनी वगैरह में जो आप लगाते हैं, जो अलग टाइप की कंपनियां हैं, जो आपको आके कोई ऑथराइज्ड बॉन्ड वगैरह नहीं दे सकती, कोई ऑथराइज्ड लेटर नहीं दे सकती है, वैसे कंपनियों को हम अनऑर्गेनाइज्ड में रखते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड वो जिसे सरकार के माध्यम से या सरकार के द्वारा तैयार किए गए संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड में दो तरह के मार्केट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जहाँ पे एक आम आदमी जनरली पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मनी मार्केट वो जो बैंकों में ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे दे रहा है, तो वो जिस प्रकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, जिस प्रकार से वो लेन देन करेगा, वो सारी चीज़ें मनी मार्केट में इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें मनी मार्केट हम लोग कहते हैं। और कैपिटल मार्केट वो जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं, जैसे शेयर बाज़ार हो गया आपका, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, जैसे कमोडिटी बाजार मार्केट हो गया, ये सब जो है, ये सब दीज आर आपके कैपिटल मार्केट्स में आएंगे। और मनी मार्केट में जैसे बैंक एक दूसरे से लेन देन करता है, RBI से उधार लेता है, दूसरे बैंकों से लेता है, दूसरे बैंकों को देता है, तो ये सभी चीज़ें मनी मार्केट में आएंगी। तो मनी मार्केट तो चूँकि बैंक में एक जगह पे हो रहा है, वो एक टाइप का काम है, इसीलिए वहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन कैपिटल मार्केट दो प्रकार से चलता है, एक होता है सेकेंडरी मार्केट और एक होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उसे कहते हैं जहाँ पे डायरेक्टली आप कंपनी से डील कर रहे हैं। मान ली मुझे रिलायंस का शेयर लेना है, तो हम रिलायंस कंपनी से डायरेक्टली डील कर रहे हैं कि भाई मैं आपकी कंपनी में 1% शेयर लेना चाहता हूँ, तो 1% शेयर का हमारा उनके बीच में डील हुआ और उतना शेयर उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे कंपनियाँ जो है उन चीज़ों को मैनेज करती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, कई बैंक भी करते हैं इस चीज़ों को। जैसे आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो आप डायरेक्ट कंपनी पास नहीं जाते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में रिलायंस का भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ICICI का भी है, सब जगह पैसा लगा हुआ है, तो आप उन कंपनियों में डायरेक्ट नहीं जाते। आप किसी एक फंड मैनेजिंग कंपनी के पास गए, या उस फंड मैनेजिंग कंपनी के जो एजेंट्स हैं उनके पास आप गए और वहाँ जाके आपने फंड को इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंडरी मार्केट भी है, जहाँ बाज़ार में बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, यानी जिन्हें हम कह सकते हैं ब्रोकर्स या एजेंट्स या फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, वो लोग हमें सर्विसेज देते हैं। और प्राइमरी मार्केट यानी डायरेक्ट हम जहाँ से वर्क करते हैं, डायरेक्ट जहाँ से हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट के बाद समय आ गया है नेक्स्ट मूव करने का, दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज? तो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी हम लोगों ने जाना, जो भी सर्विसेज हमें इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर से मिलती है, जैसे इंश्योरेंस है, जितनी भी तरह की सर्विसेज हैं, वो सारे सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। ये दो प्रकार से चलती है, एक होता है फंड बेस्ड सर्विसेज और एक होता है फी बेस्ड सर्विसेज। फंड बेस्ड सर्विसेज हम किसे कहते हैं? वैसी सर्विसेज जहाँ फंड को ध्यान में रख के काम किया जाता है। जैसे आपको लोन दिया जाता है तो उसमें फ़ंड चाहिए, सामने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें फ़ंड चाहिए और वो फ़ंड के हिसाब से काम करती हैं। या आपको क्रेडिट कार्ड का सुविधा दिया जाता है, या आपको किसी प्रकार का जैसे किसान क्रेडिट वगैरह, तो उसमें फ़ंड चाहिए होता है। तो ऐसी कंपनियां फ़ंड बेस्ड सर्विसेज देती हैं, यानी फ़ंड पे आधारित काम करती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो फ़ी लेके काम करती हैं, जिन्हें बीच में कमीशन चाहिए या वो एक चार्ज लेती हैं। जैसे आपके जो आप टैक्स फाइलिंग कराते हैं, अगर आप टैक्स फाइलिंग कराते हैं तो किन के थ्रू कराते हैं? जिनके थ्रू कराते हैं वो आपसे फ़ी लेते हैं। यानी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर कोई कंपनी दे रहा है या कोई एजेंट दे रहा है और बदले में कुछ आपसे चार्ज ले रहा है, तो ये अगर फ़ी ले रहा है, फ़ी के रूप में चार्ज ले रहा है, दैट इज़ फ़ी बेस्ड कंपनीज। जैसे मर्चेंट बैंकिंग होते हैं, चाहे क्रेडिट रेटिंग करने वाली कंपनियाँ हैं जो दूसरे कंपनियों को रेटिंग देती है, तो वो लोग चार्ज कुछ करते हैं और तब वो इस तरह का रेटिंग जो है डाटा तैयार करके देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह का सर्विस के लिए कोई ना कोई आपसे चार्जेस लेंगे।
फंड बेस्ड कंपनियां फंड क्रिएट करने के लिए या फंड रहता है तो वो आपको सेवाएं दे पाती है, यानी वो फंड के आधार पे ही सेवाएं डिसाइड कर पाती है कि वो किस तरह की सेवाएं आपको देंगी। उम्मीद है आज का जो लाइटनिंग नॉलेज पार्ट है हमारा वह आपको अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ जानकारियाँ बढ़ी होंगी और आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरने का कोशिश करते हुए हम आगे भी अगले एपिसोड्स में भी इससे बेहतर और इससे अच्छी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज हम ला के दे सकें, मार्केट का, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर का आपको ज्ञान दे सकें, खासकर वो ज्ञान जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी है। तो चलिए अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगला पड़ाव जो है हमारा वो है इस पूरे एपिसोड से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से। क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, आप हमें अपने क्वेश्चंस हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू भी दे सकते हैं। वहाँ गूगल फॉर्म का एक लिंक है, आप उसमें अपना डिटेल्स भर के और अपनी किसी भी तरह की जानकारी को सेक्टर वाइज कैटेगराइज करके अपने क्वेश्चंस को हम तक भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हमें क्वेश्चन दे सकते हैं। फिलहाल कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हाजिर है आपके इस एपिसोड के अगले पड़ाव में। चलिए स्वागत है आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। आइए देखते हैं कुछ कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस जो लोगों के मन में आते हैं। जैसे कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट भी क्या इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा है या ये कुछ अलग है? तो हाँ, ये फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा है। पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज है सारा का सारा ही फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा है। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा कहा जाता है, कई बार टीवियों में हम लोग एड में भी देखते हैं। तो इसमें रिस्क है क्या? तो रिस्क क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में? रिस्क क्या है? तो म्यूचुअल फंड जनरली फंड मैनेजर्स होते हैं, जो फंड मैनेजिंग कंपनियां हैं जिनके पास आप म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। जैसे HDFC का कोई फंड में आप लगा रहे हैं तो HDFC कंपनी जो है वो एक फ़ंड मैनेजर रखी है और एक फ़ंड क्रिएट किया गया है जिसे उस फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाएगा। वो फंड मैनेजर इस फंड को कहाँ लगाएगा? तो वो फंड मैनेजर इस फंड को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या डिफरेंट कंपनीज़ में लगाएगा। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स में लगा सकता है, डायरेक्ट कंपनीज़ के शेयर में लगा सकता है, और उसमें भी अगर कंपनीज़ में लगाएगा तो डिफरेंट कंपनीज़ हो सकती है। तो चूंकि ये अलग अलग ऑलरेडी रिस्क फैक्टर को उठा के काम कर रहे होते हैं, इसीलिए आपके जो पैसे लगे होते हैं उसमें भी रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन बहुत ही माइनर होता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके बाद इस तरह के फंड को, जो कि करोड़ों में होता है, मतलब एक आध करोड़ नहीं, दैट इज़ अबाउट थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ करोड्स। तो जब वो लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ों को मैनेज करते हैं तो एक अच्छे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को ही ये काम दिया जाता है। इस सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और क्वेश्चंस हैं। इज़ देयर एनी लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट? कई लोगों के मन में आता है क्या इस मार्केट का कोई लिमिटेशंस है? तो इस मार्केट का कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप अक्सर सुनते होंगे कि भारतीय मार्केट में लाखों करोड़ रुपया जो है एंट्री हुआ। तो ये एंट्री क्या मतलब? लोग इन्वेस्टमेंट किए, लोगों द्वारा इन्वेस्टमेंट आया, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट हो, रिटेल इन्वेस्टमेंट हो, डिफरेंट लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट आता है। तो इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। लिमिटेशंस आपको तय करना है, आपके पास क्या लिमिट है, आपके पास क्या पैसा है, आप कितना पैसा लगा सकते हैं, कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, तो ये आपका लिमिटेशन। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इज़ देयर एनी इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट विच कैन मल्टीप्लाई द फंड्स विथ गारंटी? क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट में जो फंड को बहुत ही गारंटी के साथ निश्चित तौर पे ऐसा कर सकता है जो वादा वो करे? जैसे कोई बोलता है शेयर बाज़ार में मैं आपको महीने का 25% रिटर्न दूंगा, 15% रिटर्न दूंगा गारंटी के साथ। तो क्या ऐसा कोई कह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरे कैपिटल मार्केट में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पूरी तरह से गारंटीड करके आपको इन्वेस्टमेंट का पूरी तरह से गारंटी देता है या रिटर्न का पूरी तरह से गारंटी देता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे अगर हम देखें तो पैसा ऐसा चीज़ है जिसके बारे में कहीं कोई गारंटी नहीं है। हम कहीं पे जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में जो नौकरी कर रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं होता है पूरे महीने के बाद वहाँ पे हमें फुल सैलरी मिलेगा। हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छी चल रही है, सब चीज़ अच्छा है तो हमें पैसा मिलेगा। लेकिन सपोज़ कंपनी का स्थिति ख़राब हो गया, कुछ हो गया, रातों रात कंपनी में ताला लग गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो वहाँ गारंटी ख़त्म। हम पैसा लेके बाज़ार में निकलते हैं, वहाँ भी गारंटी ख़त्म। पैसा लेके गए, रास्ते में चोरी हो गई, गारंटी ख़त्म। तो पैसे का कोई गारंटी नहीं होता है कहीं भी, मेरे हिसाब से जनरली ऐसा देखा जाता है। हाँ ठीक है, जैसे बैंक है तो बैंक एक सिक्योर्ड एरिया माना जाता है, पोस्ट ऑफिस को सिक्योर्ड माना जाता है,
लेकिन गारंटी तो पैसा है। पैसा ऐसा चीज़ है जिसका गारंटी खुद आप भी नहीं रख सकते। घर में तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा का गारंटी नहीं है कि आपके पास कितना दिन टिकेगा, कि कल को रात को क्या हो जाएगा, कि दिन दहाड़े कोई डकैती हो जाए, कोई पता नहीं है, या कब आपको खर्चा हो जाए, कोई पता नहीं उसका। इसीलिए नो गारंटी इन दिस मार्केट, कोई गारंटी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वन शुड लुक आफ्टर दिस इंस्ट्रूमेंट। क्यों लोग इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को ध्यान दें, क्यों हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ध्यान दें जब इसमें कोई रिस्क है, इतना रिस्क है, सारा चीज़ है। तो रिस्क तो हमारे घर की तिजोरी में भी है। पुराने ज़माने में आप फिल्मों में देखते होंगे कि तिजोरी का तिजोरी लुटाया जाता था, या तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है, ज़मीन के नीचे गाड़ के पड़ा हुआ है, तो वो पैसा भी पड़ा कर पड़ा रह गया, उसे आदमी मर भी गया, लेकिन अगला पुश्त को पता भी नहीं कि पैसा कहाँ गड़ा। तो पैसा जो है वो ऐसे भी आपके पास रिस्क में होता है। लेकिन अगर उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए, अगर हम कोई बेटर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रखते हुए पैसे को आगे बढ़ाते हैं, तो पैसा हमारा कहीं ना कहीं रिटर्न करके हमें देता है। जैसे हम बिज़नेस में लगाते हैं, तो बिज़नेस में बहुत रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगाते हैं क्योंकि हमें वहाँ से एक बेटर रिटर्न का अपॉर्चुनिटी नज़र आता है, तो आगे चल के वो हमें रिटर्न देता है। इसीलिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। पैसे को रखने से वो नहीं बढ़ता है कभी भी अपने आप। पैसा जो भी है वो जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ही वो ग्रोथ कर सकेगा, और वो ग्रोथ का हमें जीवन में ज़रूरत पड़ता है। तो आज ये कुछ क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, इसी के साथ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को बढ़ाने में यह मदद करेगा। आगे के एपिसोड्स में हम यह ज़रूर कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर फाइनेंशियल मार्केट के नॉलेज आप तक पहुंचाया जाए। अगला एपिसोड कब आएगा यह जानकारी, कई लोगों ने कहा कि यह जानकारी होनी चाहिए आपके वीडियोस में, तो मैं सजेशंस को भी मानना चाहता हूं। आपके सजेशंस मुझे मिलने भी चाहिए, उम्मीद करता हूं। तो अब से मेरे हर वीडियो में अगले वीडियो का डेट आपको मिलेगा। तो अगला वीडियो जो है वो आपको संडे 6 जून 2021 को अगला वीडियो हमारा आएगा। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए, वैक्सीनेट खुद भी होइए, लोगों को भी कीजिए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।